क्या ये असंवैधानिक नहीं कि देश का सबसे बड़े ओहदे पे बैठा हुआ इंसान जो हमारा अभिभावक है वो ये कहे कि आप चुनाव में मतदान उस व्यक्ति को मत देखिए जो चुनाव लड़ रहा है, आप मुझे देखिए। एक तरफा संवाद होता है, मन की बात सुनी कही जाती है, सुनी किसकी मन की बात नहीं जाती। यदि मोदी जी के चेहरे को देख के ही अरे गहरे नत्थू खैरे को विधायक चुनना है तो फिर क्या उस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी आदरणीय नरेंद्र मोदी की होगी और उन लोगों के क्षेत्र में कौन जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है। और इस बार फिर से तोलना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ऐसा वक्तव्य कर जाते हैं, फिर इस देश में संविधान है कि नहीं, इस पर सवाल उठते हैं। हाल ही में गुजरात में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि आप उम्मीदवार का नाम मत देखिए, आप तो बस कमल पे मोहर लगाइए, क्योंकि आप ये सोचिए कि आप मुझे मतदान कर रहे हैं। हमारे यहाँ फिर चुनाव के मतलब क्या है, फिर उम्मीदवार के मतलब क्या है। हमारा संविधान ये बताता है कि जब राज्य के विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हर विधानसभा क्षेत्र में वहाँ के लोग अपने प्रतिनिधि को विधानसभा में भेजते हैं और वह प्रतिनिधि उस विधानसभा के लिए दायित्व रहता है उसका कि वो विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का हल करे। सरकार की योजनाएं वहाँ तक पहुँचती कि नहीं पहुँचती है, सरकार और जनता के बीच में वह विधायक एक ब्रिज का काम करता है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि आप उम्मीदवार को मत देखिए, चाहे कोई भी हो, आप कमल पे बटन दबाइए ताकि मुझे मतदान आएगा, तो फिर क्या हमारे यहां विधानसभाओं में भी मोदी जी का ही रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। यदि मोदी जी के चेहरे को देख के ही अरे गहरे नत्थू खैरे को विधायक चुनना है तो फिर क्या उस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी आदरणीय नरेंद्र मोदी की होगी और उन लोगों के क्षेत्र में कौन जाएगा। उनमें से कितने लोग हैं जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संवाद स्थापित करने लायक स्थिति में हैं। मोदी जी तो पत्रकारों से भी संवाद स्थापित नहीं करते। उनको इंटरव्यू भी देना है तो फिर बॉलीवुड से एक्टर अक्षय कुमार को लाया जाता है, क्योंकि फिर सवाल भी ऐसे पूछवाने होते हैं कि आम आप चूस के खाते या काट के खाते हैं, क्योंकि उस सवाल का तो जवाब उनके पास बेहतरीन तरीके से है। लेकिन इस देश के बेरोजगारी का क्या, महंगाई का क्या, डॉलर की स्थिति क्या, देश पे बढ़ता हुआ कर्जा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, किसानों की आत्महत्या क्या, किसानों को जो उपज का पैसा नहीं मिलता उसका क्या, गुजरात में गोचर के ज़मीन का क्या, आवारा जानवरों का क्या, इस सवाल के जवाब तो प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है। इसलिए वो अपने मन की बात करते हैं, जन की बात सुनते भी नहीं हैं। ऐसे में क्या ये असंवैधानिक नहीं कि देश का सबसे बड़े ओहदे पे बैठा हुआ इंसान जो हमारा अभिभावक है वो ये कहे कि आप चुनाव में मतदान उस व्यक्ति को मत देखिए जो चुनाव लड़ रहा है, आप मुझे देखिए, कमल पे बटन दबाइए, मुझे वोट दीजिए। ये स्थिति क्यों आई कहने की गुजरात में? गुजरात में चुनाव आयोग ने तो अब डेट्स भी डिक्लेयर कर दिए हैं। पहले फेज़ का जो चुनाव है उसमें आखिरी तारीख जो है फॉर्म भरने की 14 या 15 तारीख है। दूसरे फेज़ के लिए 19 या 20 में से एक तारीख है। आज 10 दिन पूरे हो, मतलब महीने के 10 दिन निकल गए, 3-4 दिन बचे हुए हैं पहले फेज़ के लिए। आम आदमी पार्टी ने 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर कर दिए। कांग्रेस ने भी 42 लोगों की पहली लिस्ट निकाली और दूसरी लिस्ट आज शायद आ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी खामोश है। चर्चा ये भी जोरों पे है कि एक नए स्ट्रेटेजी के तहत, प्लानिंग के तहत लिस्ट ही जारी नहीं करेंगे। फॉर्म भरने के आखिरी दिन तक, आखिरी समय तक सिर्फ टेलीफोन पे उम्मीदवार को बताया जाएगा कि आप चुपचाप आइए, बी फॉर्म लेके जाइए और आप फॉर्म भरिए, क्योंकि विद्रोह का बहुत बड़ा डर है।
जिनको टिकट नहीं मिला, यदि वो विद्रोही बन के सामने आ जाए तो फिर उनसे कैसा लड़ा जाएगा। इसलिए आखिरी समय तक ये पता ही नहीं पड़ेगा, और जब पता पड़ेगा तो भागदौड़ इतनी बचेगी, बहुत सारे लोग फॉर्म भी नहीं जमा कर पाएंगे विद्रोही के रूप में भी। तो क्या प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए गुजरात में उन्होंने पिछले 27 साल से क्या किया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं। पूरी की पूरी कैबिनेट बदलने के बाद भी यदि उन्हें लगता है आज भी हार का डर है और इस स्थिति पे आना पड़ता है कि आप व्यक्ति को मत देखिए, मुझे देखिए, तो फिर प्रधानमंत्री के चेहरे को देख देख के पिछले 27-28 साल से तो वहाँ की जनता मतदान कर ही रही है। लेकिन जब वो चेहरे को देख के मतदान करते हैं तो उनके चेहरे पे फूल कौन खिलाएगा। वो मुरझे हुए चेहरे 27 साल से क्यों महंगाई कम होने की, गुजरात को विकास की गाथा देखने की, ये तमाम चीज़ें जो है उसका क्यों इंतज़ार करना पड़ रहा है। 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट के पत्थर क्यों लगाने पड़ रहे हैं। इसके पहले क्या प्रोजेक्ट्स वहाँ जो पहले पत्थर लगाए गए थे उसमें से कितना काम हुआ। आज भी गुजरात के कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत है, ऐसा क्यों हो रहा है। कई समस्याएं हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए कभी पन्ना प्रमुख कमेटियां, कभी कांग्रेस को पूर्ण रूप से खारिज कर देना, फिर कहना नहीं कांग्रेस अंदरूनी बहुत काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने जब मैदान में ताल ठोकी तो भाजपा का जो अर्बन बेस है, शहरी मतदाता है, वो भी खिसकते हुए नजर आया। तो ऐसी तमाम चीज़ें गुजरात में हो रही है। गुजरात राज्य छोटा है, 26 लोकसभा आती हैं, सीट्स आती हैं, 182 विधानसभा का नंबर है, 182 सीट्स है विधानसभा में। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, यदि गुजरात में बीजेपी मार खाती है तो फिर गुजरात के ये 2 जादूगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह केंद्रीय राजनीति में अपना अस्तित्व बनाए रख पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड में या लोकसभा में एक विद्रोह हो सकता है, क्योंकि बस चिंगारी का इंतजार है। कई नेता ऑफ द रिकॉर्ड, कई सांसद ऑफ द रिकॉर्ड, कई मंत्री ऑफ द रिकॉर्ड धीरे से कहते हैं कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि संवादहीनता बनी हुई है। एक तरफा संवाद होता है, मन की बात कही जाती है, सुनी किसकी मन की बात नहीं जाती। यही गुजरात में हो रहा है। तो गुजरात में अग्नि परीक्षा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ही नहीं, ये अग्नि परीक्षा वहाँ के CR पाटिल अध्यक्ष और आनंदीबेन पटेल की भी है। आनंदीबेन पटेल भले ही राज्यपाल हो, लेकिन राजनीति में पूरा दखल गुजरात के उनका है। CR पाटिल और आनंदीबेन की टीम ही है जिन्होंने अमित शाह के तमाम लोगों को सत्ता से बाहर रखा। जो पहले कैबिनेट में लोग पूरे के पूरे कैबिनेट बदली गई थी, वो भी नाराज़ है। कुछ लोग जिनको टिकट कटेंगे वो भी नाराज़ होंगे। इतने सारी नाराज़गी के साथ और मतदाताओं के नाराज़गी के साथ एन केन प्रकरण यदि आपको विजय हासिल ही करनी है तो फिर प्रधानमंत्री इस लेवल पे, नतीजे पे, इस स्थिति पे उतर आए हैं कि अब उन्होंने संविधान पे भी सवाल खड़े कर दिए। वो कहते हैं मत देखिए कौन चुनाव लड़ रहा है, बस कमल पे मतदान कीजिए क्योंकि मुझे देखिए। बहुत ही हास्यास्पद है। राजनीति में इतनी निचले स्तर पे कोई जाएगा, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कभी सोचा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने गढ़वी साहब का नाम तो मुख्यमंत्री पद के लिए दे दिया है। ओबीसी का बहुत बड़े वो नेता है, ओबीसी का एक चंक उनके पीछे खड़ा है। लेकिन उनका नाम अनाउंस होते से ही बहुत सारे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यदि गढ़वी कल मुख्यमंत्री बनता है तो फिर हमारा क्या। उसमें एक कांग्रेस के पूर्व MLA भी थे, इंद्रनील राजगुरु, जो पहले चुनाव लड़े, पिछले चुनाव में चुनाव हार गए थे, लेकिन एक ताकतवर नाम समझा जाता था, वो वापस कांग्रेस में आ गए हैं। ऐसे चुनाव के नज़दीक आते आते कई जगह इधर से उधर मेंढक कूदते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के अभी भी गुजरात की स्थिति ये है, मैं बार बार कहता हूँ, सरकार बीजेपी बना लेगी इनके प्रकरण कुछ भी करके, लेकिन दिन ब दिन बीजेपी की मुसीबतें गुजरात में बढ़ती जा रही है और कांग्रेस धीरे धीरे
गेन कर रही है। राहुल गांधी गुजरात नहीं जा रहे, ना गए हैं। प्रियंका गांधी हिमाचल में व्यस्त है, हिमाचल के बाद शायद गुजरात जाएगी। लेकिन राहुल गांधी के पदयात्रा की गूंज गुजरात में कांग्रेस वर्कर को शक्ति दुगनी कर रही है। यही कारण है कि मरणासन्न स्थिति में जो कांग्रेस गुजरात में थी वो एक नए कलेवर में उठ के सामने आ रही है। जो पहले 42 लिस्ट उम्मीदवारों की घोषित की, उसमें मात्र एक सिटिंग विधायक है, वो उसको भी टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उस पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप थे। लेकिन वहाँ के राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, गुजरात के जो गुजराती अखबारों में जो काम करने बड़े सीनियर पत्रकार कहते हैं कि इन 42 में से 16 से 17 सीटें कांग्रेस आराम से जीत सकती है। यदि ऐसा हुआ तो क्या भाजपा अपना ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार रखेगी? 99 पिछली बार मिली थी, क्या इस बार 95, 93 पे सिमट जाएगी? ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल गुजरात में भाजपा तकलीफ में दिखाई देती है, और जब तकलीफ में आते हैं कोई, जब आदमी परेशान होता है तो अक्सर गलतियां करता है। ऐसी ही बड़ी गलती नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में कर गए। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंदू वॉइस।